हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 18 मार्च 2022 और देखते हैं करंट अफेयर्स में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जैसा मृणाल सर कहते हैं। और अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए माय टेलीग्राम चैनल ग्रुप क्रैक यूपीएससी विथ रोहन। वहाँ पर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके एंड में हम एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पर कैसे अप्लाई होती है ये सब देखेंगे। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स वो है मैन पैड्स। तो ये क्यों न्यूज़ में है? अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, तो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके अलाइज अपने आर्म्स, वेपन्स, डिफेंस के जो कुछ भी तरीके या फिर जो कुछ भी सिस्टम्स है वो यूक्रेन में भेज रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन रशिया का सामना कर सके। तो उसी में ये एक शामिल होता है कि मैन पैड्स करके एक शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यूएस मेड है, एक स्टिंगर मिसाइल्स की तरह ये काम करता है। तो ये यूक्रेन को भेजा जा रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक शोल्डर पे लेके इसको फायर किया जाता है। सरफेस टू एयर है ये मिसाइल सिस्टम, और ये बहुत ही लाइट वेट है, पोर्टेबल है, सरफेस टू एयर मिसाइल से यहाँ से वहाँ तक की ले जा सकता है आसानी से। और ये खास करके यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, जो कुछ भी हमें इसे ज़मीन से चलाया जाता है। अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये ऐसा वहाँ पर यूज़ किया है कुछ सीन्स में। और जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। तो एक शोल्डर फायर्ड है, लॉन्च्ड फ्रॉम अ टॉप ग्राउंड व्हीकल, देन फायर्ड फ्रॉम अ ट्राइपॉड और स्टैंड, और फ्रॉम हेलीकॉप्टर और बोट, यहाँ से भी इसको फायर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मैन पैड्स। इसकी मैक्सिमम रेंज है 8 किलोमीटर्स, और इस कैन एंगेज टारगेट्स एट अल्टीट्यूड्स ऑफ 4.5 किलोमीटर ऑल्सो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज, बस इसमें ये याद रखिए कि ये इसी में दे सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैन पैड्स। एक तो मैन पैड्स क्या है ये बोलेंगे, और अगर दूसरा एमसीक्यू बना तो वो ऐसा बनेगा, इसका ये देंगे कि ये सरफेस है या फिर सरफेस टू एयर है। तो ये ध्यान में रखना, दिस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये बस इमेज ध्यान रखिए, आपको पूरा याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है रेजुवेनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। तो अभी हाल में ही एक न्यूज़ में था कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उन्होंने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लॉन्च किया था। उसमें 13 जो मेजर रिवर्स है इंडिया की, जो कि इंडिया का 45% तक का एरिया कवर करती है, उनको रेजुवेनेट किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। और उस 13 में ये सब रिवर शामिल है, झेलम, चेनाब, रावी, बिया, सतलज, ये तो नॉर्थ वेस्ट में होंगी रिवर्स। फिर यमुना जो कि नॉर्थ में है, देन ब्रह्मपुत्र ये नॉर्थ ईस्ट की रिवर है, लुनी राजस्थान में पाई जाती है, नर्मदा पूरा ज़्यादातर एरिया मध्य प्रदेश में है, गोदावरी इज़ आल्सो देयर, महानदी थोड़ा उड़ीसा के साइड में ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है, कृष्णा एंड कावेरी, कृष्णा महाराष्ट्र में रिवर पाई जाती है, और कावेरी साउथ इंडिया में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सब रिवर्स 13 करके 45% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इसको रिप्रेजेंट करती है। और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलने वाली है नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और ये नीचे जो 4 गोल दिए इनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव किया जाएगा, ऐसा बोला है। तो फर्स्ट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड देयर लैंडस्केप्स, देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज आल्सो देयर, और फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव किया जाने वाले, और नॉलेज को मैनेजमेंट किया जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट गोल्स है इसके। गोल्स ये सब याद मत रखिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते, लेकिन बस याद रखिए कि कौन सी रिवर्स है। और ये 13 रिवर्स कंट्री का 45% जोग्राफिकल एरिया इसको कवर करती है। फंडिंग आप याद रख सकते हैं, अगर एमसीक्यू बना तो फंडिंग का वो नाम चेंज कर देंगे कि कोई अलग और दे देंगे, ये फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक है, ऐसा बोलेंगे कि वो गलत करने के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग LAC।
सॉरी यहाँ पर इंडियन चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया कि अभी जो LAC के तरफ जो हमारा इंडिया का कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम चल रहा है उसमें तेज़ी आ गई है और वहाँ पर अभी 18 बॉर्डर रोड्स बन के तैयार है, ऑपरेशनल भी है और अभी 7 और बनने वाले हैं। बहुत सारा 8 रोड्स अभी फेज़ 11 के अंडर प्रोग्रेस है इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स के प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और एक वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव मैंने कुछ 2-3 दिन पहले शायद करंट अफेयर्स में बताया था। वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव मैंने आपको पूरा बताया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर, और ये आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, बॉर्डर के जो विलेजेस है उनका रोड्स बिल्डअप किया जाएगा, मोबाइल टावर्स बनाए जाएंगे, बैंक्स दिए जाएंगे, मतलब एक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की ये बात शुरू है। अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट LAC के अलॉन्ग क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको पता है कि पिछले 1-2 साल से जो चाइना और इंडिया के बीच में जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पहले जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया था LAC के ऊपर, इंडियन मिलिट्री के ऊपर, तो बहुत सारे इंडिया के जवान शहीद हो गए थे। तो फिर उसके बाद इंडिया ने स्टेप लिया था कि बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था। तो ऐसा करते फिर चाइना ने अपने कुछ टैरिफ रेट्स बढ़ाए। ये सब इंडिया और चाइना में थोड़ा कैट फाइट बोलते वैसा कुछ हो गया था और टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। और फिर अभी कुछ एक ही हफ्ता हुआ है कि टॉक्स शुरू हुए, टॉक्स कुछ फेल भी हो गए थे। फिर अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी उनकी विज़िट होने वाली है इंडिया में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसी जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो एग्रेशन दिखाती है, तो उसको कम करने के लिए हमारा हिस्सा वहाँ पर है। ऐसा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि ये देखिए, तो जो राइट साइड में आप देख रहे हैं LAC और जो पार्ट है अक्साई चीन का, तो वो पार्ट एक्चुअली इंडिया का पार्ट है और उसको क्लेम किया है कि चाइना ने। चाइना बोलता है ये पार्ट हमारा पार्ट है। तो ये पार्ट अक्साई चीन का पार्ट। और फिर यहाँ पर है LOC, ये पूरा पार्ट इंडिया का पार्ट है, लेकिन उसको क्लेम किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोलता है ये हमारा पार्ट है। और बीच में आप देख सकते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक लेह के ऊपर आप देख सकते हैं ये लेह है और फिर ऊपर यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। तो यही सब है। फिर देखते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 1986-87 में एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट। और उसको इनिशिएट किया गया था टू इंश्योर बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशन ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द बॉर्डर पॉपुलेशन। जो बॉर्डर के जो स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, लगभग सभी बॉर्डर स्टेट्स, इनको कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसी को लेकर ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के इसका आयोजन किया गया था और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को सिक्योर करने के लिए इस प्रोग्राम में। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था, फेंसिंग वगैरह बनाई जा रही थी। फिर न्यूज़ है इंडिया प्लान्स ₹24,000 करोड़ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस। तो अभी इंडिया ने ये न्यूज़ में क्यों है ग्रीन बॉन्ड करके, अभी ये न्यूज़ है। तो इसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि मतलब एक बॉन्ड ही होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाने वाला है। तो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है और जो कि रेज करता है मनी क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए।
तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है? तो एक एनहांस करता है, अट्रैक्टिव करता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के, कि देखिए हम अच्छी कंट्री है, हम क्लाइमेट, ये सब चीज़ें जो इशू है, ग्लोबल इश्यूज़, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा फोकस है। इसके लिए, क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप यहाँ पर आकर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही एक इनडायरेक्ट बात होती है। और दुनिया में वर्ल्ड बैंक जो है वो मेजर इश्यूअर है ग्रीन बॉन्ड्स का। अभी तक इसने 164 ऐसे बॉन्ड्स को इशू किया है 2008 से लेके, और उसका टोटल प्राइस हो गया था $14.4 बिलियन। और अभी इन 2020 the total issuance of green bond was worth almost $270 billion according to the climate bond initiative। और अब इसका नीड क्या है एग्जैक्टली, अब इतना क्यों नीड है, मतलब ग्रीन बॉन्ड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट? तो अभी इंडिया ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक समिट हुई थी, तो वहाँ पर बोला था कि 2070 तक हम पूरा नेट ज़ीरो इमिशंस को टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा गोल है 2070 तक। इस बात को आप ज़रूर याद रख लीजिए कि 2070 तक या 2050 तक, कंफ्यूज करने के लिए MCQ में पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, नेट ज़ीरो इमिशंस जो है हमें 2070 तक अचीव करने हैं, अभी 50 साल और है। और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। तो इसी को लेकर ये ग्रीन बॉन्ड का ये नीड है कि, और फिर भी और एक नीड है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम ग्रीन बॉन्ड, ऐसे एनवायरनमेंट, ग्लोबल इश्यूज़, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए, हम उसके लिए पैसे खर्च करें। और इंडिया ने और एक प्लान किया है कि जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की, वो 4 गुना बढ़ाई जाएगी 2030 तक। अभी ऐसा बोला तो जा रहा है, लेकिन ये किस हद तक, कौन सी हद तक प्रैक्टिकल है, ये आगे देखा जाएगा। तो अभी एक सिग्निफिकेंस क्या है कि सोवरेन गारंटी टू ग्रीन बॉन्ड्स, एक तो एक पावरफुल सिग्नल है जो कि लोगों को, दुनिया भर के इकोनॉमिक को बताता है कि माना कि हम तीसरे वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्बन एमिटर हैं, कार्बन हम छोड़ते हैं, लेकिन देखिए कि हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा बताते हैं। और बहुत सारे जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बताते हैं कि आप सेफली यहाँ इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सकता है, डोमेस्टिक मार्केट को, इसके डेवलपमेंट को कैटलाइज किया जा सकता है, इम्पेटस प्रोवाइड किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और एक बेंचमार्क प्राइसिंग, लिक्विडिटी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है लोकल इशूअर्स के लिए, और सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लोकल मार्केट के लिए। ग्रीन बॉन्ड आपको देख सकते हैं इमेज के द्वारा, एग्जैक्टली ये टारगेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए। तो एक बात, एक बैकग्राउंड में इमेज मुझे याद आया कि ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लू बॉन्ड्स के ऊपर फ़र्क बताना चाहिए। तो ब्लू बॉन्ड क्या होता है कि अभी ग्रीन बॉन्ड हमने देखा कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसके लिए सब होता है। तो वही सेम ब्लू बॉन्ड जो है, सेम पैसा रेज किया जाता है, क्यों? टू प्रोटेक्ट द ओशन एंड रिलेटेड इकोसिस्टम्स। तो और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप लास्ट में तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड्स बट नॉट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर ब्लू बॉन्ड्स। 2 मिनट इस पर विचार कीजिए, समझ में आ जाएगा। देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लीशन, इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, वो रैंप अप बहुत तेज़ी से काम इसका चल रहा है। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ में। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बस बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। एक तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये लॉन्च किया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। MCQ बना देते हैं और उसमें बता देते कि ये है, वो आता है हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर। लोगों को लगता है यार हाउस बना रहे, हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर ही होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली इज़ अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। और इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, और फिर इसको जब BJP सरकार आने के बाद इसको बोला गया कि इट शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल दिया था।
और इसका एम क्या है? ये एम करता है प्रोवाइडिंग अ पक्का हाउस विद बेसिक कम्युनिटीज़ टू ऑल हाउसलेस हाउस होल्डर्स। जो कुछ भी लोग हैं ग्रामीण में जो जिसके पास घर नहीं है तो उनको पक्का हाउस और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। एंड 2024 तक ये इनका काम करने का कंस्ट्रक्शन का 2.95 करोड़ हाउसेस बनाए जाएंगे। 2.95 करोड़ हाउसेस मतलब उतनी फैमिली, हर एक फैमिली में कुछ मान के चलिए 5 लोग रहते होंगे इंडिया में एवरेज, तो कुछ 15 करोड़ लोगों को घर देने की बात चल रही है 2024 तक इसका टारगेट है। फिर हीट वेव्स एक बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अभी आपको गर्मी कितनी बढ़ रही है इसका किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सब ने अपने फैंस एसी हायर लेवल पर वो सेट कर दिए। तो कोकन रीजन इंक्लूडिंग मुंबई हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग sweltering heat in the recent days with maximum temperature touching 40 डिग्री मार्क। तो हीट वेव के बारे में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि हीट वेव जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है। देखिए इसका एक क्राइटेरिया होता है कि हीट वेव कब डिक्लेयर किया जाता है। तो एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर हो जाना चाहिए प्लेन एरियाज़ के लिए। प्लेन एरियाज़ मतलब महाराष्ट्र हो गया, जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है जो प्लेन, तो उसी को वो प्लेन एरिया इस पर 40 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस फॉर कोस्टल रीजन्स और एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स, मेघालय वगैरह ये सब नॉर्थ ईस्ट के भाग। तो यहाँ पर अगर इतना टेम्परेचर हो गया कंसेक्यूटिव डेज के लिए तो यहाँ इसको हीट वेव बोला जाता है। तो अभी देखते कि वाई कोकन इज़ एक्सपीरियंसिंग हीट वेव कंडीशन। तो कोकन और जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर ही क्यों इतना ये हो रहा है। वेस्टर्न घाट्स पूरा नहीं बोल सकते क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में पूरा ऊपर से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड देन केरला आता है, लेकिन ये सिर्फ कोकन एरिया मतलब महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न सेक्शन है उसके ऊपर ही ये ज़्यादातर अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो कच ऑफ गुजरात वहाँ पर हीट वेव कंडीशन है, ऊपर रेगिस्तान है, तो जो हॉट एंड ड्राई विंड्स जो आती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से तो वो पहुँच रहे कोकन एरिया में और 40 तक उसका टेम्परेचर गया है। और फिर सी ब्रीज भी है जो कि समंदर का जो भी हीट और ड्राई वेव्स जो आता है वो लाकर खड़ा कर देता है महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न मतलब कोस्ट तो एक ही महाराष्ट्र को वेस्ट में, तो इसी वजह से ये सब हीट वेव्स चर्चा में आ रहे थे। तो इसको एक तो क्राइटेरिया याद रखिए 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर कोस्टल रीजन्स और 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स। तो अभी आपको एक इमेज तो ये रहा महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया और यहाँ से कच्छ ऑफ गुजरात से ये आ रही, यह है रेगिस्तान और नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से ही ये सब हीट वेव चल रही, ड्राई विंड्स आ रही, सी ब्रीज अरेबियन ओशन का। तो ये पूरा एरिया को उसको टारगेट कर रहे हैं। ये एरिया में हीट वेव्स का अभी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का पूरा अपना करंट अफेयर्स। बस 20 मिनट में लगभग पूरा करंट अफेयर्स आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना हमारा पहला मकसद है, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम के दलदल से आपको बाहर निकालेगा। तो अगर इस लेक्चर का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं क्रैक UPSC विद रोहन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ जाकर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू डू मोर फॉर यू। So wish you very good day, make your day productive. Thank you so much.